गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद रीड आउट कर चुके हैं। उसके बेटा हम जो बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। इसमें जो अति लघु उत्तरात्मक है मीन्स जो वन वर्ड के या वन लाइन के वन सेंटेंसेस के जो वन लाइन के जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने वो पिछले जो आपकी क्लास थी एसएसटी की उसमें आपको 20 क्वेश्चन आंसर ऐसे ही बिना एक्सप्लेन किए दे दिए थे। क्योंकि अगर आपने चैप्टर की वीडियोज़ अच्छे से देखी या चैप्टर को अच्छे से रीड आउट किया तो उनका आप अच्छे से सोल्यूशन कर सकते हो। जो ज़्यादा मेनली प्रॉब्लम होती है वो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनमें होती है, तो मैं वो आपको सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें हमारा जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर है, इसमें सबसे जो पहला प्रश्न उत्तर है वो है भारत में राष्ट्रीयता के उदय होने के क्या कारण थे। मीन्स जो भारत में राष्ट्रीयता उदय हुई थी, राष्ट्र की भावना, जो लोगों में एकजुट होने की जो भावना जागृत हुई थी ना, उसके क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण था वो था अंग्रेज भारत से अधिक धन कमाना चाहते थे, अतः उन्होंने भारत का खूब आर्थिक शोषण किया। मतलब पहला जो कारण था इस राष्ट्रीयता के उदय का वो था आर्थिक शोषण, अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। आप क्या कर सकते हो बेटा, आप जो हिस्ट्री के मतलब एसएससी हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उनको कैसे कर सकते हो, उनके पॉइंट बना सकते हो। इसमें जैसे पॉइंट बनाए दिए हैं, आप क्या करो पहले एक टाइटल दे दो। जैसे फर्स्ट हमने रीड कर लिया, लेकिन हम इसका एक टाइटल बना के छोड़ दें कि पहला कारण क्या था, आर्थिक शोषण। अब आर्थिक शोषण अगर आपने वर्ड याद कर लिया और उसकी डिटेल पढ़ ली तो आप इसको बड़े लंबे समय तक याद कर पाएंगे। आप जितने इन आंसर्स को पॉइंट बना के और हर पॉइंट को एक छोटा सा टाइटल देके लर्न करने की कोशिश करेंगे और उसको राइट करने की कोशिश करोगे तो आपको लंबे टाइम तक, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छे से हिस्ट्री याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जैसे इसमें ये पहला था, हमने इसको क्या हेडिंग दे दी, आर्थिक शोषण की या फिर अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। अब इसकी डिटेल क्या रहेंगी, अंग्रेज भारत से अधिक धन कमाना चाहते थे, उन्होंने भारत का खूब शोषण किया। तो ये होगी डिटेल। मतलब जो अंग्रेज थे वो भारत में अधिक से अधिक पैसा कमा रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने भारत से अधिक धन लूटा। आर्थिक शोषण यहाँ का बहुत किया, जो किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ा दिए, कई तरह की ऐसी फसलें उगानी शुरू करवा दी जिससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं था, बहुत ही नुकसान ही था। लेकिन उससे फ़ायदा किसको होता था, सिर्फ अंग्रेज़ों को। तो मतलब इस तरह की जो मटेरियल वगैरह यहाँ आने लगा था, जो यहाँ के कारखाने थे वो ठप करवा दिए, अपने यहाँ से बना हुआ माल यहाँ पर लाने लगे। तो ये सारे कारण थे। नेक्स्ट कारण है जो है वो है देश में डाक तार व्यवस्था आरंभ होने से लोगों में आपसी मेलजोल बढ़ने लगा, इससे लोगों में एकता आई जो राष्ट्रीयता के उदय में सहायक बनी। अगर यहाँ हेडिंग डाली जाए तो वो रहेगा डाक तार व्यवस्था। मतलब जो डाक तार व्यवस्था थी, मीन्स जो लेटर वगैरह, जो पोस्ट ऑफिस सिस्टम था वो यहाँ पर डेवलप कर दिया था। देखो ये डेवलप तो अंग्रेज़ों ने किया था, लेकिन इसका जो बेनिफिट था वो हमारे भारत के लोगों को भी बड़े अच्छे से हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी लोग थे वो अपने मतलब विचार थे वो डाक के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगे। जो चिट्ठियां वगैरह होती थी उनमें लिखते, पत्र वगैरह लिखते और दूसरी जगह पर पहुंचा देते। इससे लोगों को एकजुट होने में बड़ी ही अच्छी मतलब सहायता मिली। तो ये इसका हम कारण बता सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड कारण है इसमें, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय एक दूसरे के समीप आए। पश्चिमी साहित्य के अध्ययन के कारण उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई, मतलब जो प्रबल हो गई। मतलब जो यहाँ पर क्या रहेगा, थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा अंग्रेजी भाषा। अब अंग्रेजी भाषा क्या थी, अंग्रेजी भाषा से क्या था कि जैसे बंगाली लोग हैं उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली, हरियाणा वालों ने भी अंग्रेजी भाषा सीख ली, पंजाब वालों ने। अब पूरे देश के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। पहले मेन प्रॉब्लम आती थी भाषा की, तो लोगों को जागरूक करना अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बड़ा ही आसान हो गया। अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पर अगर पहुँचाए जा रहे हैं तो उसमें जो अंग्रेजी भाषा थी वो बड़े से आसानी से लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। इस वजह से विचारों का आदान प्रदान अंग्रेजी भाषा की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसमें फोर्थ जो पॉइंट है वो है भारतीय समाचार पत्रों ने भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। देखो छपाई का काम उस टाइम शुरू हो गया था, छपाई की वजह से, छापे खाने की वजह से
जो प्रिंटिंग का काम था उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने समाचार पत्र निकालने शुरू कर दिए। तो यहाँ जो हेडिंग रहेगी पॉइंट की वो रहेगी समाचार पत्र, भारतीय समाचार पत्र, ये भी लिख सकते हो भारतीय समाचार पत्र। अब जो इंडियंस थे, जो राइटर वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, अपने समाचार पत्र लिखने शुरू कर दिए, लोगों को जागृत करने के लिए। जो पढ़ा लिखा वर्ग था उन लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए समाचार पत्र का प्रयोग करते थे। उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी अंग्रेज़ों मतलब जो गलत नीतियाँ होती थी, जो भी जुल्म करते थे, उनकी खबरें उसमें छापते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में पता चले और ये इनके खिलाफ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखो दोनों शब्दों का क्या अर्थ है। राष्ट्र शब्द का पहले अर्थ देखो, राष्ट्र क्या है। राष्ट्र का अर्थ है ऐसे लोगों के समूह से है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और जिनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताएं एक समान होती हैं। देखो राष्ट्र क्या है बेटा, राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो एक ही जगह पर रहकर रहते हैं, मतलब जो एक ही जगह पर तो रहते हैं, मतलब एक ही भूभाग में रहते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो एक ही जगह पर या एक ही स्थान पर मिलकर रहते हैं, जिनकी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारी की सारी क्या है, एक जैसी हो, तो उसे कहते हैं राष्ट्र। अब राष्ट्रवादी क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो राष्ट्र के निवासियों में होती है। मीन्स राष्ट्र के जो लोग हैं, राष्ट्र का जो राष्ट्र का निर्माण हुआ लोगों के द्वारा, अब उन लोगों के अंदर एक ऐसी भावना होती है, राष्ट्रवाद, उसको हम भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ये लोग एक जैसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाओं में रहते हैं। मतलब ये सारे के सारे लोग एक जैसी अवस्थाओं में रहना पसंद करते हैं। अगर इन अवस्थाओं में कोई छेड़खानी की जाती है तो ये सारे मिलकर उसका विरोध करते हैं। अब वो विरोध ही क्या है, वो राष्ट्रवाद कहलाएगा अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे भी पूछा गया है, आपके विचार में भारत एक राष्ट्र कब बना। तर्कों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मीन्स हमें तर्क भी देना है, रीज़न भी देना है। तो भारत का राष्ट्र बनना, अब भारत का राष्ट्र बनना मीन्स भारत कब राष्ट्र बना ये हमें बताना है। तो ये ऐसे रहेगा, भारत एक राष्ट्र के रूप में 19वीं शताब्दी में उभरकर सामने आया। प्राचीन काल में भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनके अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र थे, जिनकी जनता अपने अपने राज्य में प्रति वफादार थी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने समस्त भारत पर अधिकार कर लिया और यहाँ एक समान व्यवस्था स्थापित की, जिससे भारत एक इकाई के रूप में गठित हुआ। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास पूरी तरह हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में अपना संविधान लागू हुआ। भारत को एक गणतंत्र एवं प्रभु संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया। तो इसमें हमने रीज़न यही दिया ना कि देखो प्राचीन काल की अगर हम बात करें, भले हम हमारा अखंड भारत था, लेकिन उसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो जो अलग अलग राज्य में बटा हुआ था और वो सारे ही राज्य क्या थे, अलग अलग एक राष्ट्र का रूप लिए हुए थे। वहाँ के लोग उन्हीं के लिए वफादार थे, दूसरी जगहों के लिए उनकी अलग विचारधारा थी। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा किया, वो पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश की और उस चक्कर में उन्होंने यहाँ पर एक ही शासन व्यवस्था, एक ही तरह के रूल रेगुलेशन लगाने शुरू कर दिए। इन्हीं चीज़ों से लोग एकजुट होना, इन्हीं चीज़ों के भले वो खिलाफ थे भारतीय लोग, तो वो भारतीय लोग इनके खिलाफ होते होते एकजुट भी तो हुए, तो एक राष्ट्र का निर्माण इस तरह से हुआ। और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया और 1950 26 जनवरी को हमने हमारा संविधान लागू कर लिया। मीन्स हम एक गणतंत्र के रूप में घोषित हो गए। नेक्स्ट है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचारों को संक्षेप में लिखिए। मीन्स जो गांधी जी थे उनके सत्याग्रह के बारे में कैसे विचार थे, वो हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, उसके बारे में छोटा सा रूप में लिखना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो था वो शारीरिक बल नहीं था। गांधी जी सत्याग्रह को शारीरिक बल के रूप में नहीं मानते थे। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। मतलब सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ कि अपने दुश्मन को, अपने जो आपका मतलब विनाश कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, आपको उसका नुकसान नहीं करना, भले ही वो आपका नुकसान कितना कर रहा हो। आपको बड़े ही प्रेम मतलब सीधे तरीके से बिना लड़ाई झगड़े किए उसको हराना है। तो ये सत्याग्रह है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसके लिए अपने मन में दुर्भावना नहीं रखने, बुरे विचार नहीं रखने। अब आगे इसमें रीड करते हैं। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्म बल था, मतलब अपनी आत्मा का बल था। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए उसको सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह हमेशा आत्मज्ञान से लेस होता है, मतलब आत्मज्ञान से, अपने आत्मा के ज्ञान से भरा होता है। इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है।
भारत के लोगों ने अहिंसा को आत्मसात कर लिया था। मतलब बहुत सारी जगह पर जो लोग हैं सत्याग्रह के रूप में काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन लास्ट में गांधी जी भी देखो हमने पढ़ा कि करो या मरो का नारा दे दिया कि अब तो आज़ादी चाहिए भाई, चाहे कुछ करो। तो गांधी जी भी थोड़े से मतलब ऐसे हो गए थे, इस विचारधारा से आगे निकल गए थे। तो ये था सत्याग्रह का जो गांधी जी के विचार में अर्थ था, वो कि वो सत्याग्रह को क्या मानते थे, एक शुद्ध आत्मबल मानते थे जिसके द्वारा हमें बिना लड़ाई झगड़े के अपने शत्रु को हराना है प्यार से। नेक्स्ट है रोल टैक्ट। रोल टैक्ट से आप क्या समझते हो? देखो हमने पढ़ा था रोल टैक्ट क्या है, और इसमें आगे भी प्रश्न है। इस एक्ट की उस धारा का वर्णन कीजिए जिसने जनता के आक्रोश की भावना उत्पन्न कर दी। मतलब पहले तो ये बताना रोल टैक्ट होता क्या है, दूसरा ये भी बताना है कि वो कौन सी धारा थी इसके अंदर जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी शासन की मदद की थी। अंग्रेजों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1919 में माउंटेब्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब जो भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी प्रथम विश्व युद्ध में, उससे खुश होकर इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 1919 में। इससे भारतीय राष्ट्रवादी संतुष्ट न हो सके। मतलब जो भारत के राष्ट्रवादी लोग थे, जो देश को एकजुट करने में लगे हुए थे, वो इससे खुश नहीं थे। सरकार को भय हुआ कि कहीं असंतुष्ट भारतवासी आंदोलन न कर दे। अतः इस स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने 18 मार्च 1919 को रोल टैक्ट पास किया। तो मतलब रोल टैक्ट पास कर दिया। अब देखेंगे इसमें क्या है। तो ये रोल टैक्ट क्यों पास किया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने मतलब एक प्रस्ताव पारित किया था। अब उससे लोग नाराज़ थे। अब अंग्रेज़ों ने देखा कि इस नाराज़गी को कहीं लोग और ज़्यादा ओवर ना ले जाए, मतलब ज़्यादा ना भड़काऊ हो जाए इस नाराज़गी के चलते। तो उन्होंने 18 मार्च 1919 को क्या कर दिया, रोल टैक्ट पास कर दिया। अब रोल टैक्ट क्या था, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के संदेह के आधार पर कोई भी पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार कर सकता है। मतलब पहली बात तो इस रोल टैक्ट की ये थी कि या किसी भी हिंदुस्तानी को या किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर सकते हैं। मान लो शक हो रहा है ना किसी पे कि यह मतलब ये हमारा नुकसान कर सकता है, ये अंग्रेज़ों की हत्या कर सकता है, तो उसको उठा लेंगे, मतलब जेल में डाल देंगे और बिना मुकदमा चलाए। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में या कैद में डाले रखा जा सकता था। मतलब अनिश्चित काल, कोई फिक्स नहीं था कि कितने साल उसको रखेंगे, मतलब ना तो मुकदमा चला। आज देखो कितने अच्छे रूल रेगुलेशन। अगर कोई पुलिस किसी को पकड़ती है ना, मुजरिम को, उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन मतलब उसमें मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था कि वो अगर पुलिस वालों ने किसी को गिरफ्तार कर लिया ना, उसको लंबे समय तक कहीं पर किसी भी जेल में कहीं पर भी डाल सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं बिना मुकदमा चलाए। ना तो उसको कोई वकील होगी, ना कोई उसकी अपील की जाएगी, ना उसकी कोई दलील होगी। इस कानून की दूसरी धारा ने जनता में आक्रोश की भावना पैदा कर दी। तो ये जो धारा है ना, ये दूसरी धारा, इसकी वजह से जनता में आक्रोश पैदा हुआ था। पहली बात तो कोई नहीं थी, चलो कोई बात नहीं भाई, अलग थी, लेकिन दूसरी बात की वजह से और ज़्यादा बुरा हाल है। इसका मतलब तो अंग्रेज मनमानी करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो बेटा ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं सोचता हूँ कि अगर एक्सप्लेन ना भी करूँ तो भी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड, सिंपल सा है कि हमें पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो किसके द्वारा करवाया गया था, वो जनरल डायर के द्वारा किया गया था। बहुत सारे लोग जो हैं बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर इकट्ठा होकर शांति रूप से क्या कर रहे थे, वहाँ पर मतलब सभा कर रहे थे। जनरल डायर वहाँ पर आया अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ और उसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मीन्स असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है तो मीन्स हमें इस आंदोलन के बारे में लिखना है, इस आंदोलन के बारे में बताना है। तो क्या क्या है इस आंदोलन के बारे में वो देखते हैं हम। असहयोग आंदोलन मीन्स महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1920 में चलाया था। 1920 में हमने पढ़ा था, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का फैसला कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में लिया था। मतलब इस आंदोलन को चलाने का फैसला लिया गया था, वो कब लिया गया था, वो कलकत्ता के अधिवेशन में लिया गया था।
कारण, अब इसके क्या क्या कारण थे? इस आंदोलन के कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण तो यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बदले में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को दबाने के लिए रोल्ट एक्ट चलाया, मतलब एक तो उनकी हेल्प करी, उल्टा हमारे लोगों को, हमारे ही जो लोग हैं उनको, उनके ऊपर एक ऐसा एक्ट लगा दिया जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक तो कारण ये था जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून का नाम दिया गया। दूसरा, रोल्ट एक्ट के विरोध में देश भर में जुलूस निकाले गए। अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक शांत सभा पर गोलियां चलाकर हजारों भारतीयों को भून डाला, मतलब मौत की घाट उतार दिया गया। एक कारण ये था। नेक्स्ट था 1919 के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं थी, मतलब जो 1919 में जो सुधार किए गए थे इन्होंने अपने शासन के अंदर, जो प्रशासन था इनका उसके अंदर, उससे जनता संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस को भी पूरा विश्वास हो गया कि आंदोलन के बिना काम नहीं चलेगा, अतः महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्ट एक्ट के खिलाफ कौन सी गतिविधियां चलाएगी? मीन्स जो रोल्ट एक्ट था उसके खिलाफ क्या क्या चला था? पहला जो था गतिविधियां ये की थी, विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। अलग अलग शहरों में रैलियां निकाली गई, जुलूस निकाले गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। मीन्स जो रेलवे वर्कशॉप थी वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे वो हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद कर दी गई। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी जो सुविधाएँ थी वो भी प्रभावित हो गई। अब देखो वहाँ के जो लोग काम नहीं करेंगे तो वो भी, ये डिपार्टमेंट भी तो उसके मतलब संपर्क उसकी वजह से मतलब प्रभावित होगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? भारत में इसका विरोध क्यों किया गया था? देखो 1927 में इंग्लैंड की सरकार ने 7 सदस्यों की एक कमीशन भेजी थी, एक टीम भेजी थी भारत में, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका जो हेड था, मतलब जो मेन अध्यक्ष था वो कौन था? वो सर जॉन साइमन था। कहा जाता है इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। यह 1928 में भारत पहुंचा। इसका उद्देश्य जो 1919 में सुधार किए गए थे ना, उसकी जांच करनी थी कि जो 1919 में सुधार किए गए हैं उससे भारतीय नाराज हैं, तो चेक करो कि क्या वो उन सुधारों में कोई गड़बड़ की गई है, क्या अच्छे से सुधार नहीं हुए। तो उसकी चेकिंग के लिए, उसकी मूल्यांकन के लिए इस टीम को यहाँ भेजा गया था। लेकिन एक बड़ी ही भारत में इसका स्थान पर विरोध हुआ। अब इसकी जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब भारतीय सदस्य नहीं होगा तो अंग्रेज है सारे, वो तो उन्हीं का पक्ष रखेंगे ना, अंग्रेजों की बात को महत्व देंगे, कहेंगे जी हाँ सही सुधार किए गए थे, भारतीय तो वैसे ही विरोध कर रहे हैं। तो इस वजह से हर जगह पर जहाँ से ये मतलब ये जो लोग थे ये गुजर रहे थे वहाँ पर इनका विरोध किया गया। हर जगह साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अंग्रेजों द्वारा जनता के इस शांत प्रदर्शन को बड़ी निर्दयता से दबाया गया। मतलब अंग्रेजों ने देखो कितने शांत प्रदर्शन कर रहे हैं, बस नारे लगा रहे हैं और भीड़ इकट्ठा कर किया है, उसके बावजूद भी लोगों पर लाठियां बरसाई गई। लाहौर में तो जब ये कमीशन पहुंचा तो इसका विरोध किया जा रहा था। इनमें सबसे जब विरोध किया जा रहा था ना तो लाला लाजपत राय थे, वो सबसे आगे खड़े थे। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मतलब ऑर्डर दे दिए इसके ऊपर, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाने की, शांत प्रदर्शन के ऊपर भी लाठियाँ बरसाएगी। और उसकी वजह से जो लाठियाँ जो थी वो इतनी ज़्यादा लगी उनके कि कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु होगी, वो शहीद हो गए। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए क्या मांगे की? मतलब कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो मुसलमानों के लिए कुछ डिमांड्स लेकर आया था। तो वो क्या डिमांड थी? पहले थी कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, कि जो केंद्रीय जो सेंटर मीटिंग्स होती हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनके अंदर इनको आरक्षण दिया जाए सीट हर इलेक्शन के लिए। दूसरा, मुस्लिम प्रांत में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर उनकी आबादी है ना, उसी के हिसाब से उनको एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर प्रतिनिधि किसी और धर्म का, उन्हीं के धर्म का होना चाहिए। तो वहाँ उनका रेशियो देखना चाहिए, उनका अनुपात के हिसाब से मतलब जो है हेड बनाना चाहिए, ये इनका कहना था। और क्या इनकी डिमांड्स थी वो देखते हैं। दूसरा, नेक्स्ट थी थर्ड, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र होना चाहिए। मतलब जो इलेक्शन के लिए एरिया है वो भी अलग अलग जैसे बना दिए जाएं कि इस एरिया से सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं, इस एरिया से मुस्लिम खड़े हो सकते हैं, इस एरिया से दूसरे लोग खड़े नहीं हो सकते। तो इस तरह से वो अलग निर्वाचक क्षेत्र मांग रहे थे। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों का गठन किया जाए। वो कह रहे थे कि जिन एरिया में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं तो उसको मुस्लिम बहुसंख्यक
प्रांत के हिसाब से गठित किया जाना चाहिए, न कि अलग चीज़ों के हिसाब से। न ये सारी मुसलमानों की जो डिमांड थी जिन्ना ने सामने रखी थी। नेक्स्ट है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व है, कि जो स्वदेशी या बहिष्कार जिसको कहा जाता है वो आंदोलन, इसका क्या महत्व है, क्या रोल प्ले किया इसने भारत की आज़ादी के अंदर। तो क्या था ये देखें, बंग भंग आंदोलन का दूसरा चरण स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन था। मतलब जो बंग भंग था, मतलब जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसके बाद जो उसकी वजह से बंग भंग आंदोलन का जो दूसरा स्टेप हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन था। मतलब बंगाल के अंदर ये चला था, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 और 6 के बीच में। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, फिर वहाँ पर बंगाल के अंदर बंग भंग आंदोलन चला, लोगों ने स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया, मतलब इस वजह से। और ये इसका दूसरा चरण था इस बंग भंग आंदोलन का। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना था, कि हम किसी न किसी तरह जो अंग्रेजी सरकार है इसको घाटे में कर दें। उससे क्या होगा, उससे हमें ये अंग्रेज अपने आप भारत छोड़ देंगे। इस आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी माल को अपनाया गया तथा विदेशी माल की होली जलाएगी। फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की गई तथा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। यह आंदोलन बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना के मुख्य कारण और उद्देश्य क्या थे, या बताइए। मतलब मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। देखो, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह इसके नेता थे। मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब की गई, 30 दिसंबर को की गई। कब की गई, 1906 में ढाका के अंदर। ढाका के अंदर क्या की गई, उसकी स्थापना की गई 1906 के अंदर। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह। अब ये ढाका कहाँ है, ये बांग्लादेश के अंदर है। तो ढाका में इसकी स्थापना हुई और इसके प्रमुख नेता कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। अब इसके कारण क्या थे, पहला कारण तो ये था कि मुसलमान कांग्रेस को हिंदू संस्था मानते थे। मुसलमानों के मन में ये था कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की संस्था है, सिर्फ वो हिंदुओं के हित की रक्षा, अतः वे अपने हितों की रक्षा के लिए एक अलग संस्था बनाना चाहते थे। उनको लग रहा था कि वो हमारी भलाई का काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारी भलाई के लिए, हमारे हितों की रक्षा के लिए हमें अलग मतलब एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया तथा उनमें आपस में फूट डाल दी। मतलब उनको क्या कर दिया, दूसरा कारण क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो इस तरीके से किया गया कि जो मुसलमानों का एरिया था वो अलग कर दिया, जहाँ हिंदुओं के मतलब हिंदू बहुसंख्यक थे उनको अलग कर दिया। इस तरह से हिंदू मुस्लिम के रूप में इनको बंटवारा कर दिया। और जो मुस्लिम एरिया था वहाँ उनके लोगों मुसलमानों को भड़काने लगे कि तुम्हारे ये हिंदू भाई नहीं है, ये तुम्हारी बुराइयाँ चाहते हैं, तुम्हारा भला नहीं चाहते। इस तरह से उनके मन में भेदभाव की भावना भर दी। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे वो फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते थे, हमेशा वो फूट डालने का ही काम करते थे। अब उद्देश्य क्या थे इसके, भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा करना एक इसका उद्देश्य था। दूसरा, भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त करना, क्योंकि वो सोचते थे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की सरकार है, मतलब हिंदुओं का वहाँ पर वर्चस्व ज़्यादा है, इसलिए वो कांग्रेस से मुक्त करवाना चाहते थे। तीसरी जो थी, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करना, ये इनका उद्देश्य था। तो ये 3 उद्देश्य थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज के नारे से क्या अभिप्राय था। इस नारे से पूर्ण स्वराज का नारा किस तरह भिन्न था। मतलब एक तो स्वराज का नारा और एक पूर्ण स्वराज का नारा, दोनों में अंतर क्या है तो वो भी हमें बताना है। पूर्ण स्वराज के नारे को कब और कहाँ स्वीकार किया गया। अगर आपको ध्यान हो बेटा, पूर्ण स्वराज नारा जो था वो एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। तो उसकी और उससे रिलेटेड जिस दिन वो शपथ ली थी ना पूर्ण स्वराज की, उसका एक मतलब जिस दिन ली थी फिर उसके साथ एक घोषणा की गई थी एक तारीख की। तो उस तारीख को विशेष हम हर साल विशेष रूप से सेलिब्रेट भी करते हैं। मैंने उसका फैक्टर भी बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो। कोई बात नहीं, अगर ध्यान भी नहीं होगा अब आ जाएगा। स्वराज के नारे से अभिप्राय ऐसे शासन से था जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था, परंतु देश की सरकार अंग्रेजी सरकार का भाग बनी रहती। मतलब पहले जो स्वराज की मांग उठी थी सिर्फ स्वराज शब्द की, वो उस लोगों के लिए क्या थी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें जो प्रतिनिधि है ना, जो मतलब नेता लोग हैं वो लोगों द्वारा चुने जाएं, ठीक है। और उसका जो मेन हाथ उसमें जो रहेगा, मतलब जो उसके साथ अंग्रेज सरकार है ना वो भी उसके
उसका भाग बनी रहेगी। नेता वगैरह जो प्रतिनिधि तो चुने जाएंगे लोगों के द्वारा, लेकिन उनके साथ अंग्रेजी सरकार भी अपना भाग, उसको अपना एक भाग बना के रखेगी। ये था स्वराज। लेकिन पूर्ण स्वराज क्या था? देखो, पूर्ण स्वराज से अभिप्राय था लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना से था कि लोगों की सरकार आएगी, लोग अपना नेता चुनेंगे और उसी के हिसाब से काम चलेगा। कोई अंग्रेज सरकार का यहाँ पर रोल नहीं होगा, कोई भूमिका नहीं होगी। इसका अर्थ यह था कि देश का मुखिया देश की जनता द्वारा चुना जाए और वह स्वयं अपने मंत्रिमंडल द्वारा देश का शासन चलाए। पूर्ण स्वराज का यह प्रस्ताव 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। यहाँ गांधी जी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी आएगा। इन दोनों, मतलब उन्होंने फिर ये पूर्ण स्वराज क्या कहा कि हम अब से पूर्ण स्वराज मनाएंगे, और जो 26 जनवरी है और 1930 इसको हम एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू करेंगे। ये घोषणा वहाँ पर की गई। अब ये 26 जनवरी जो 1930 है, इसी डेट, इस 26 जनवरी की वजह से ही, इसी दिन की वजह से ही, इस स्वतंत्रता दिवस की वजह से ही हम हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। इसी कारण से हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बनकर तो तैयार जो था वो कब हो गया था? वो तो हमारा नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया क्योंकि सोचा गया क्यों ना इसको एक खास बनाया जाए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया जाए संविधान को, तो कोई हिस्ट्री की पुरानी डेट इसमें यूज़ की जाए। तो ये डेट उनको ध्यान आई, तो इस दिन फिर इसको लागू किया गया। तो ये थे बेटा आपके 12 लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आंसर। आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको रीड आउट करने हैं, मेमोराइज करने हैं अच्छे से। और जैसे मैंने आपको बताया बेटा, जितने आप पॉइंट बनाकर हिस्ट्री को जितना, अगर चैप्टर जितना समझोगे ना, चैप्टर को रीड आउट करो, जितना चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे, ये सारे नोट्स के क्वेश्चन आंसर आपके सामने कुछ नहीं रहेंगे। और नोट्स ही नहीं, आपको आपसे चैप्टर में से कहीं से कुछ भी पूछा जाए, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ लीजिए घुमाकर, आप उसका जवाब अच्छे से दे पाओगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड आउट किया है तो ये 13 क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन आंसर हैं आपको मेमोराइज करने हैं। मीन्स आपको उनको अच्छे से रीड आउट करना है। अगर आपने चैप्टर समझ लिया, रीड आउट करते करते अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। और कोशिश करना पॉइंट वाले जो हैं उनकी छोटे से आप टाइटल दे देकर आपको लर्न करें, और फिर उसी टाइटल को लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा आपके लिए। अब जो इसमें हमारे क्वेश्चन पेंडिंग रहते हैं वो है 13, 14, 15, 16 और उसके बाद 17 है, इसमें 18 भी रहेगा। 18 और लगभग एक क्वेश्चन और होगा इसमें 19। मतलब हमारे नेक्स्ट जो हैं 12 हो गई और 19, मीन्स यहाँ पर अभी 7 क्वेश्चन जो है इसके पेंडिंग है। उसके बाद हमारे दीर्घ उत्तरात्मक आ जाएंगे, मीन्स जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो। उसमें हमारे जो क्वेश्चन आंसर है बेटा वो हमारे टोटल हैं 2, 3 और 4, उसके बाद 4, मीन्स दीर्घ उत्तरात्मक जो है वो हमारे 5 क्वेश्चन आंसर है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी वो इनसे रिलेटेड होगी, उसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करो और इन सब क्वेश्चन आंसर को रीड भी करो और मेमोराइज भी करो। थैंक यू।